को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या भारत में किसी भी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया है? दिल्ली की सरकार, हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, कोई भी उत्तर? हाँ, अटल, जो गलती बेटा हम करवाना चाहते थे वही गलती आपने किया, बैठ जाइए। इन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता। एक उत्तर आया कि भारत में एक सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया, और कोई उत्तर? चलिए कोई बात नहीं, हमने भी बताया नहीं है इसलिए। हाँ, अब तुम बताओ, तुम तो पिछले बहस में थे, प्रश्न सुना है कि नहीं सुना है? सुना है, तो उसका उत्तर सही क्या? भारत में किसी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया है। उन्होंने उत्तर दिया एक, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। क्या उनके उत्तर से आप सहमत हो या नहीं सहमत हो? चलो कोई बात नहीं। देखो, आज तक भारत में किसी भी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नहीं हटाया गया है। जो भी सरकारें कार्यकाल के पहले हटी हैं वह विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाई। अभी हम बताएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो अभी हमने आपको कहा कि राज्य व्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत सरकार के क्रियाकलापों, सरकार के स्वरूप, सरकार के अंगों के अधिकार, सरकार के अंगों से संबंधित गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्लियर? जब राज्य व्यवस्था की बात होती है तो कार्य, आप बार बार सुनते हो कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। यह सब कुछ हम आपको नोट कराएंगे वन बाय वन करके। अभी थोड़ा समझो केवल। हमने कहा कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों के आधार पर सरकार को दो भागों में बांटा जाता है। हमने क्या कहा कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों के आधार पर सरकार को दो भागों में बांटा जाता है, संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार। भारत में कौन सी सरकार है? संसदीय सरकार है। अब प्रश्न उठता है कि संसदीय सरकार की परिभाषा क्या है, अध्यक्षीय सरकार की परिभाषा क्या है। हमने कहा कार्यपालिका और विधायिका मतलब सरकार और लोकसभा और राज्यसभा के मध्य संबंधों के आधार पर सरकार को संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में विधायिका क्या है, केंद्रीय विधानमंडल क्या है, द्विसदनीय। संसद के दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न हाउस कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और द्वितीय सदन कहा जाता है, विद्वानों का सदन कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में अब राज्यसभा में भी विद्वान नहीं रह गए हैं। अब बहुत ऐसे लोग भी आने लगे हैं जिनका संबंध आपराधिक जगत से भी है, लेकिन राजनीतिक आधार पर वह पहुंचने लगे हैं। तो जब सरकार और विधायिका के मध्य बहुत निकट का संबंध होता है, जिसे आप व्यवहारिक भाषा में कहो दांत कटी रोटी का संबंध होता है,
तो इस प्रकार की सरकार को क्या कहते हैं? संसदीय सरकार कहते हैं। जब कार्यपालिका और विधायिका के मध्य पूरकता का संबंध होता, कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते। जो मंत्री होगा वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य अवश्य होगा। अगर मंत्री बनते समय वह सदस्य नहीं है तो 6 महीना के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ता। तो आपसे पूछा जा संसदीय शासन प्रणाली क्या है, तो आप कहना ऐसी शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के मध्य निकट का संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाने का भी अधिकार रखती है। 2 टर्म शब्द हम प्रयोग करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष द्वारा लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। जब विपक्ष सरकार पर दबाव बनाना चाहता है या विपक्ष को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो सरकार को चुनौती देते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाता कि यह सदन आप में अविश्वास व्यक्त करता। अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार को पद छोड़ना पड़ता। अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, किसी मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। किसी के भी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता। आपसे पूछा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है, तो आप कहना कि अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके माध्यम से विपक्ष सरकार को हटाने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव लाता है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1/10 सदस्यों का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है। लोकसभा में इस समय कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य। तो इसका 10% कितना होगा? 55 होगा। 54.3 तो संसद दशमलव में होंगे नहीं, तो इसीलिए 55 सदस्य जो होंगे, 55 कुल सदस्यों में से यह सदस्य एक प्रस्ताव बनाएंगे और उसे लोकसभा अध्यक्ष के पास प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव की भाषा निर्धारित होती है कि यह सदन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार में अविश्वास व्यक्त करता है और विश्वास का सामान्य कारण भी बताया जाता है और उस पर 55 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी होगा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष समय तय करते हैं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस दिन लाया जाए। उनको नोटिस मिलने के 14 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराना उनके लिए अनिवार्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष तारीख तय करेंगे कि इस दिन से बहस शुरू होगी, इतने दिन तक चलेगी। तो जो विपक्ष का नेता होगा या विपक्ष का सांसद होगा वह लोकसभा में निर्धारित समय पर प्रस्तुत होगा, खड़ा होगा और बोलेगा कि हम इस सरकार में अविश्वास व्यक्त करें, इसका कारण यह है। वह अपनी पूरी स्पीच देता है। इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जाता है। सत्ता पक्ष अपने सदस्यों का नाम देती है लोकसभा अध्यक्ष को कि हमारे तरफ से कौन कौन सदस्य बोलेंगे।
विपक्ष अपने सदस्यों का नाम देता है और सबको लोकसभा अध्यक्ष टाइम अलॉट करता है कि आपको इतने मिनट बोलना। और विश्वास प्रस्ताव पर बहस होती है। बहस जब कंप्लीट हो जाती है दूसरे, तो अंत में प्रधानमंत्री द्वारा जवाब दिया जाता है, क्योंकि सरकार तो उनकी है, तो प्रधानमंत्री जवाब देते हैं विपक्ष के आरोपों का। अगर विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट होता है तो प्रस्ताव वापस ले सकता है, तो मतदान नहीं होगा। विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, मतदान की मांग करता है, तो मतदान कराया जाएगा। अगर मतदान में उपस्थित सदस्यों के आधे से कम एक सदस्य अधिक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर उतना नहीं करते हैं तो सरकार को बच जाती है। जैसे अभी जुलाई में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया और विश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के तरुण गोगोई जो असम से सांसद हैं उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके बाद लास्ट में प्रधानमंत्री महोदय ने जवाब दिया। विपक्ष मतदान जवाब सुनने के पहले वॉकआउट कर गया और विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो हमने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष द्वारा लाया। आज तक भारत में किसी भी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो या गैर कांग्रेसी सरकार रही हो। और विश्वास प्रस्ताव के पैरेलल जो होता है विश्वास प्रस्ताव होता है, कॉन्फिडेंस मोशन होता है। विश्वास प्रस्ताव हमेशा रूलिंग पार्टी द्वारा लाया जाता है। मान लो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन सरकार के सहयोगी दलों से मतभेद हो गया या सरकार के कुछ दलों ने समर्थन वापस ले लिया। सरकार कह रही कि हमारे पास बहुमत है, विपक्ष कह रहा है कि आपके पास बहुमत नहीं है। विपक्ष मांग कर सकता है राष्ट्रपति से कि यह सरकार बहुमत खो चुकी है, इसको पदच्युत करिए, हटाइए। या विपक्ष कर सकता है कि आप सरकार को आदेशित करिए कि वह बहुमत सिद्ध करे। तो इसके बाद प्रधानमंत्री जो होते हैं, लोकसभा में जो रूलिंग दल होता है उसका नेता जो होता है वह विश्वास प्रस्ताव लाता है, कॉन्फिडेंस मोशन लाता है। और विश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष लाता है। विपक्ष जब सत्ता पक्ष विश्वास प्रस्ताव लाता है तो उस पर भी बहस होती है। बहस के अंत में मतदान कराया जाए। प्रस्ताव के विपक्ष में अधिक वोट पड़ते हैं तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। प्रस्ताव के पक्ष में अधिक वोट पड़ते हैं तो सरकार को त्याग पत्र नहीं देना। पहली बार 1979 में यह स्थिति आई थी। राष्ट्रपति ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। कहा था कि 1 महीना के अंदर आप विश्वास मत हासिल करिए, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने 15 दिन के अंदर ही त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापस ले लिया। तो उन्होंने कहा कि जिसने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, जब उसने ही समर्थन वापस ले लिया तो हमारे पास बहुमत कहाँ है कि हम बहुमत सिद्ध करने जाए। नैतिकता के आधार पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद 1989 में जब भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि मुद्दे पर बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया तो बीपी सिंह ने कहा कि हमारे पास बहुमत है, हम बहुमत सिद्ध करेंगे। उन्होंने बहुमत प्रस्ताव लाया लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए, सरकार गिर गई। इसके बाद चंद्रशेखर सरकार बनी। उन्होंने 4 महीने बाद ही त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस के समर्थन से बने थे, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। तो उन्होंने कहा बहुमत सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुमत नहीं है। 96 में
वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार बनी, वह सदन में विश्वास मत लाए लेकिन मतदान की स्थिति नहीं आई, पहले त्याग पत्र दे दिए। जब 98 में वाजपेयी सरकार बनी, 13वें महीने में सरकार से जयललिता ने समर्थन वापस लिया तो वाजपेयी जी और विश्वास प्रस्ताव लाए, लेकिन एक वोट न मिलने के कारण उनकी सरकार गिर गई। विपक्ष में एक वोट अधिक पड़ा, उनके पक्ष में एक वोट कम पड़ा, तो वाजपेयी सरकार गिरी। उसके पहले एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकारें भी विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाई। तो भारत में जो भी सरकार गिरी है वह कॉन्फिडेंस मोशन प्रूफ न कर पाने। तो याद रखना, भारत में कोई भी सरकार और विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नहीं हटाई गई है। क्लियर हुआ? और विश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है और विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष लाता है। आजकल एक नए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हो रही है, जिसे लॉ कमीशन ने भी कहा है कि भारतीय व्यवस्था में एक परिवर्तन लाना चाहिए, हमें रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी तो हमने बताया अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। सबको अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव की मीनिंग क्लियर हो गई? पीछे के लोग अब यही कहना कि अविश्वास प्रस्ताव एक विशेष प्रकार का संकल्प होता है जिसके माध्यम से विपक्ष सरकार को हटाने के लिए लोकसभा में यह प्रस्ताव लाता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का कोई मायने नहीं होता। सरकार का बहुमत लोकसभा से निर्धारित होता है। रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की उत्पत्ति जर्मनी से होती है। कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जर्मनी से होती है। देखिए, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य केवल सरकार गिराना नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को गिरा करके नई सरकार बनाना भी होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव को डिसकंस्ट्रक्टिव माना जाता है, विध्वंसात्मक माना जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार गिरती है। तो रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव कहता है कि हम केवल सरकार को बदलना नहीं चाहते, बल्कि एक वैकल्पिक सरकार बनाना भी चाहते हैं। जब रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके दो भाग होते हैं। एक भाग में कहा जाता है कि हम सरकार को हटाना चाहते हैं, दूसरे भाग में होता है कि इस सरकार को हटा करके यह सरकार हम बनाना चाहते हैं। सरकार का नेतृत्व इस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। हमारा उद्देश्य सरकार को गिरा करके पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पैदा करना नहीं है, बल्कि एक नई सरकार बनाना। तो एक ही प्रस्ताव से दोनों का निर्धारण हो जाता है कि यह सरकार रहेगी या जाएगी। अगर रहेगी तो कोई बात नहीं, जाती है तो नई सरकार कौन बनाएगा, कौन प्रधानमंत्री। आज बीजेपी विपक्ष से पूछ रही है कि नहीं पूछ रही है कि आपका नेता कौन है, अगर सत्ता में आते हो तो प्रधानमंत्री किसे बनाओगे। देश जानना चाहता है किस नेता के आधार पर आप चुनाव में जाना चाहते हो। तो अविश्वास प्रस्ताव में क्लियर लिखा होता कि हम नरेंद्र मोदी को हटा करके सचिन पायलट को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, या राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, या अखिलेश यादव को या ममता दीदी को बना रहे हैं। यह सब कुछ डिफाइन किया गया होता है। तो भारत में रचनात्मक और विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।
लेकिन लॉ कमीशन भारत सरकार को सुझाव दे रहा है कि भारत में भी रचनात्मक और विश्वास प्रस्ताव के कंसेप्ट को सम्मिलित किया जाना चाहिए संविधान में। तो क्लियर हुआ। तो हमने कहा कि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार और विधायिका के मध्य बहुत निकट का संबंध होता है। सरकार लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में दोनों रूपों में उत्तरदायी होती है। यहाँ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी भी पाई जाती है और इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी भी पाई जाती है। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी दोनों यहाँ पर पाया जाता है। क्लियर हुआ। कलेक्टिव का मतलब होता है कि अगर सरकार द्वारा कोई नीतियां बनाई जाती है तो उसके लिए केवल एक मंत्री जिम्मेदार